हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का पढ़ चुके थे जनरल कैरेक्टर्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तो वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हमें पढ़ना है ऑक्साइड्स के बारे में, और कंपाउंड है ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में ऑक्सो आयंस भी हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दो कंपाउंड हैं, एक पोटासियम डाइक्रोमेट और एक है पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं ये ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स ट्रांजिशन मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं है, ये तो जानते हैं। एस ब्लॉक का जो मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ इजीली जुड़ जाएगा ऐसी बात है नहीं। तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, और तब ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड बनाता है, तो है ना। तो द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नहीं करता, अगर करता भी है तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वहाँ पर आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? केवल ऑक्सीजन से नहीं, मॉइस्चर से भी रिएक्ट करता है। केवल अकेले ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करेगा तो उसके लिए हमेशा टेम्परेचर हाई चाहिए। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा, और उस ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? +1 से +7 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो और ये जो होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा कि उसके ऑक्साइड में +1 से +7, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ये तो इन जनरल भी जानते होंगे, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होता है? उसके ग्रुप नंबर के बराबर। तो जैसे स्कैंडियम आपको ग्रुप 3 में ही आएगा, इसलिए यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ। Mn का ग्रुप 7 में आएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +7 आएगा। तो मैक्सिमम ये +1 से +7 तक के रेंज में हो सकता है। इसमें मैक्सिमम किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में मेटल का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसके ऑक्साइड में, वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। लेकिन डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 7 तो होता नहीं है, 7 तक तो केवल होता नहीं है, यहाँ पर 3 से 7 तक तो रहता ही है, फिर 8 रहता है, 9 रहता है, 10 रहता है, 11 रहता है और 12। तो यहाँ क्या होगा? तो 7 के आगे क्या होगा? तो बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। मतलब अगर ग्रुप 7 के आगे लेंगे तो 8 है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाना चाहिए। लेकिन उसके आगे के ग्रुप में ये 8 से, ये मतलब आगे नहीं जाता, इसके 7 तक ही ये वैलिड है, 8 से आगे ये वैलिड नहीं है। यहाँ आयरन का जैसे ग्रुप, ये आयरन यहाँ पर है ग्रुप 8 में, लेकिन यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना तक गया है? +3 तक ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और ये ऑक्साइड में हुआ। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा?
कैटायन बनाएगा, ऑक्सो कैटायंस, ठीक है। ऑक्सो some metals mean what kind of metal? Transition metals in higher oxidation state stabilized by forming oxocation. जैसे वेनेडियम, वेनेडियम किस ग्रुप का है? 5, तो वेनेडियम प्लस 5 स्टेट में होगा, वो किसमें? एज ऑक्सो कैटायन। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? वेनेडियम का x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 बराबर कितना? +1, तो कितना हो जाएगा? x - 4 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 होगा ना, x का वैल्यू हो जाएगा 5। वेनेडियम 4 में VO2 प्लस और टाइटेनियम ग्रुप नंबर 4, तो उसका TiO2 प्लस के रूप में ये रहता है। ठीक है, टाइटेनियम किस ग्रुप का है? टाइटेनियम में यहाँ हम लोग अगर ये लिख सकते हैं तो इस जगह यहाँ पे क्या होगा ना, ये 2 ऊपर होना चाहिए, TiO2 प्लस, क्योंकि +4 स्टेट में है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट में, तो क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक होता है ये, और संयोग से ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। लेकिन अगर ये 7 तक ही वैलिड है, ग्रुप नंबर 7 से आगे अगर जाएंगे 8, 9, 10, तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यही देखा गया है। हालांकि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए है ना। 8 में 8, 9 और 10 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है जानते हैं ना? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और इधर क्या Ru, RH और Pd, और क्या हो जाएगा OS, Ir और Pt। तो आप जानते हैं ना OSO4 बनाता है ना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ ऑस्मियम का कौन सा स्टेट है? +8। तो यहाँ पर ग्रुप 7 ये जो बात की जा रही है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये +8 तक भी जा सकता है, जिसमें आता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। या ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जाता है? +8 तक। हालांकि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नहीं, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है। ये ऑक्साइड के अलावा ट्रांजिशन मेटल कभी कभी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं बाय फॉर्मिंग ऑक्सोकैटायन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, वेनेडियम VO2 प्लस V4 में वो VO2 प्लस Ti4 में TiO2 प्लस के रूप में ये रहता है। ठीक है, अब देखिए इसी बार ये आपको डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन था ये नीट में ये पूछा था, ये वाला, ऑल द metals except scandium form oxide with the formula above which are ionic in nature। था क्वेश्चन, which of the following statement is true, है ना। उसमें 4-5 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से एक ये स्टेटमेंट भी था कि इसमें क्या है कि 4-5 स्टेटमेंट दिया था, इसमें कौन कौन सही है या कौन कौन गलत है इसे चुन करके लिखना था। तो उसमें ये था कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं उसमें स्कैंडियम को छोड़कर बाकी
जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो MO टाइप का ऑक्साइड बनाता है और वो आयोनिक होता है। आप ऐसा जानते होंगे इस घटना को कि मान लीजिए जैसे कोई कैटायन है, यहाँ प्लस है और इधर कोई एनायन है, ये माइनस, तो क्या होगा, कैटायन के बगल में अगर आप एनायन को रखेंगे तो क्या होता है ना कि एनायन का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कैटायन की तरफ खींचा चला जाता है और कुछ देर बाद ये कैटायन तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, एनायन का डिफॉर्म हो जाता है और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आकर ये कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मर्ज कर जाता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का अगर मिक्स कर गया तो दैट कॉजेज क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर। इसीलिए यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा, जब कैटायन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज हो, एनायन पे ज़्यादा से ज़्यादा माइनस हो, ताकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तब दोनों क्लोज होगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स करेंगे और तब वहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। इसीलिए जब यहाँ जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोवैलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा और जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना कम, यानी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ MO जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वहाँ पर आयोनिक होता है। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेज, मेटल यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एनायन को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। तो एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। इसीलिए देखिए MnO यहाँ क्या है, +2 स्टेट में, यहाँ Mn3O4 +8Y3, Mn2O3 क्या हो जाएगा +3, MnO2 +4, Mn2O7 +7 में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला गया तो क्या हो जाएगा, ये आयोनिक होगा और जैसे जैसे उधर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कोवैलेंट होता चला जाएगा। तो Mn2O7 फाइनली क्या हो जाएगा, कोवैलेंट, और ये क्या हो जाएगा, आयोनिक, और इसके बीच में ट्रांजिटरी कैरेक्टर होगा, कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा और कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए नहीं, ये एक इन जनरल ये कंसेप्ट है कि दो एलिमेंट आपस में जो बॉन्ड बनाएगा, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना ज़्यादा का डिफरेंस होगा उसके बीच कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा का डिफरेंस तो क्या होगा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज कर जाएंगे एंड दिस कॉजेज कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें और ऑक्सीडेशन स्टेट से और भी क्या, इन जनरल द ऑक्साइड्स, देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और मेटलॉइड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। लेकिन यहाँ भी ये रूल है कि मेटल का अगर ऑक्साइड से ट्रांजिशन मेटल का, तो जितना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे एसिडिक होता चला जाएगा। क्यों, एसिड कहते किसको है ये बताइए तो आप पहले। लिविस एसिड क्या है, आप जानते हैं ना, लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अब बताइए M+ हो, M2+ हो, M3+ हो, M4+ हो, बताइए कहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा,
4 प्लस में, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा खींचेगा वही ना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, एसिडिक होता चला जाएगा। जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा। तो इन जनरल द ऑक्साइड्स इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल आर बेसिक एंड इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर एसिडिक, whereas in the intermediate oxidation state the oxides are एम्फोटेरिक। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, समझ में आ गया ना कि लोअर में क्या होगा। मतलब ये सब याद रखने का तरीका, ऐसे तो आप कितना रट के रखेंगे एक कंसेप्ट कि एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो स्वाभाविक है जब चार्ज ज़्यादा होगा, प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा खींचेगा, प्लस चार्ज जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। तो एसिडिक कम हुआ तो बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। एम्फोटेरिक मतलब समझते हैं ना, तो ये एम्फोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बिहेवियर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज है ना, मे बी रिप्रेजेंटेड एज ए मैंगनीज। इसमें देखिए MnO+2, यहाँ ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए +2 में ये बेसिक बताया था आयनिक है, बीच में ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों कैरेक्टर बताए थे ना कि ये आयनिक वो कोवैलेंट, और बीच में ट्रांजिटरी कैरेक्टर, इसलिए ट्रांजिटरी कैरेक्टर ये तीनों क्या हो गया, एम्फोटेरिक, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एसिडिक। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, Mn का। ठीक है, तो एम्फोटेरिक कौन कौन है पता कर सकते हैं। जो सबसे मिनिमम स्टेट में है वो बेसिक, सबसे मैक्सिमम स्टेट में जो है वो एसिडिक, बीच में बाकी जितना भी है वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, अगर MnO को पानी में घुलाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें वाटर अगर डालिएगा तो क्या बनेगा, MnOH2 बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलना चाहिए। और इसको अगर आप वाटर में डालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी नहीं बदलना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा एसिड बनेगा, इस जगह +7, तो HMn और O क्या हो जाएगा, HMnO4 ये होगा, और यहाँ पर तब ऑक्सीडेशन स्टेट 7। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन सा एसिड कहेंगे, रेफरेंस एसिड जो डी ब्लॉक में होता है Mn का मैंगनीक एसिड होता है, और मैंगनीक एसिड का फॉर्मूला होता है HMnO3। और क्या होता है, जितना भी एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़िएगा तो वो पर एक एसिड होता है, तो इसका नाम क्या होगा, पर मैंगनीक एसिड। ठीक है, क्या कहेंगे, पर मैंगनीक एसिड। तो Mn2O7 dissolves in water to give HMnO4, यानी इसको क्या कहेंगे, पर मैंगनीक एसिड। यहाँ क्या होगा, +4 स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, +4 में H2O अगर जाएगा +4 स्टेट में क्या होना चाहिए, MnOH4 होना चाहिए, तब ना +4। तो जब ये एज एसिड होगा तो क्या लिखेंगे, एज एसिड या H4, MnO4 हो जाएगा एज एसिड, और एज बेस होगा तो MnOH4। ये चीज़ जानते हैं ना आप लोग, इस बात को जानते हैं ना। जैसे एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ना,
एल्युमिनियम वो बताए थे लिग ये इस पे ले बिटिया जी एल्युमिनियम, तो इसका क्या होता है एम्फोटेरिक। तो जो एम्फोटेरिक है तो एज एसिड क्या होगा, जब इसको एसिड मानिएगा तो क्या लिखना होगा फॉर्मूला, H अलग लिखिए H3 तो H3AlO3। जब एसिड है तब आपको फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा, और जब बेस है तो यहाँ बेस है तब फॉर्मूला आपको क्या लिखना पड़ेगा AlOH3। व्हेन इट इज अ बेस राइट इट एज मेटल हाइड्रोक्साइड, बट व्हेन इट इज एन एसिड राइट इन दिस वे। इसी से क्लियर होगा कि वो एसिड है या बेस। इसका नाम एल्यूमिनिक एसिड और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन नाम अलग अलग हुआ ये क्लियर करने के लिए कि जब वो एसिड है तो नाम होगा एल्यूमिनिक एसिड, और जब बेस है तब नाम होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से आप अगर लीजिएगा जिंक का क्या होता है ZnOH2, ये भी एम्फोटेरिक है। तो जब ये एसिड है तो क्या होगा H2ZnO2, इसका नाम जिंकिक एसिड, और जब बेस है तब ये सीधा ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन वी राइट जिंक हाइड्रोक्साइड मीन्स वी आर टेकिंग इट एज अ base, and when we write this way H2ZnO2 we are taking it as an acid, ये जिंकिक एसिड और ये जिंक हाइड्रोक्साइड। तो बताओ ये जिंकेट आयन का क्या फॉर्मूला होगा, इक एसिड से H हटा दीजिए 8 हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ZnO2 डबल माइनस, 2 हाइड्रोजन हटाए ना तो जिंकेट 2 माइनस, और यहाँ क्या हुआ एल्यूमिनिक एसिड, इसमें एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होगा एल्यूमिनेट 3 हाइड्रोजन हटा दीजिए AlO3 ट्रिपल माइनस। अब ये क्वेश्चन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होगा और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। ये फॉर्मूला को रट के रखते हैं लोग। आप लोग को हम तो बहुत बार बोले थे, वो जो शुरू में नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड का जो नोमेनक्लेचर बताए हैं वो अगर पढ़ लेंगे ठीक से तो आपको ये सब चीज़ कुछ रटना, जितना भी पॉसिबल एसिड हो सकता है सब उसमें डाला हुआ है, टोटल A to Z उसमें डाला हुआ है। अब जैसे यहाँ पर क्या है ये एल्यूमिनिक एसिड, तो एल्यूमिनेट आयन क्या हो गया AlO3 3 माइनस, जितना माइनस चार्ज है वही उसका वैलेंसी है, ठीक है। और सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम का तो वैलेंसी कितना होता है 1, इसका 3, तो क्या हो जाएगा Na3AlO3, ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। और NaAlO2 क्या होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सब में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये जिंकिक एसिड ऐसे, तो यहाँ अब ये इस जगह इसका अगर लेंगे ये एम्फोटेरिक है तो एज एसिड इस तरह से, एज बेस ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ भी अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा MnOH3 होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए H3 और MnO3 हो जाएगा, और ये H3Mn H4MnO4 हो जाएगा। अलग अलग इस तरह से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मैंगनीज जो +2 से +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 में बेसिक, +7 में एसिडिक, बीच में जो भी है वो एम्फोटेरिक, यानी वो वाटर में घुलकर एसिड और बेस दोनों बनाएगा एम्फोटेरिक के तरह। लेकिन Mn2O7 वाटर में घुलकर सिर्फ एसिड बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं परमैंगनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा पर क्या मैंगानिक एसिड, है ना। प्रोनंसिएशन बहुत सारा चीज को क्लियर करता है। बहुत लोग अगर मैंगनीज का
क्या एक्सपेलिंग होगा, तो मैक्सिमम MANG NES लिख देते हैं। वो एक्चुअली मैंगनीज होता नहीं है, मैंगानीज होता है, मैंगानीज। जब मैंगानीज बोलेंगे तो GA अपने आप आ जाएगा, है ना। पर मैंगानिक एसिड, पर मैंगनिक एसिड नहीं, पर मैंगानिक एसिड, GANIC। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम लोग वेनेडियम, वो तो किसका केस था, Mn का। वेनेडियम, इन केस ऑफ वेनेडियम देयर इज ए जनरल चेंज फ्रॉम द बेसिक। देखिए यहाँ पर ये फ्रॉम द बेसिक V2O3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। 2 यहाँ पर इस जगह ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। तो देखिए +3 से +4 पे गया, मतलब क्या हो गया कि वो बेसिक है। ये देखिए बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 एंड टू एम्फोटेरिक V2O5 दो इट इज़ मेनली एसिडिक। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेनेडियम का V2O3, V2O4 और V2O5। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5, तो वेनेडियम का ग्रुप नंबर भी 5 होता है। तो मैक्सिमम स्टेट पे तो वो एसिड होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ लेकिन है क्या, ये बेस है, ये उससे लेस बेसिक, ये उससे भी लेस, लेकिन ये एम्फोटेरिक तो है, लेकिन मेनली क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, बेसिक कैरेक्टर बहुत कम है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, मेनली एसिडिक। ठीक है, और V2O4 क्या हो जाएगा, V2O4 डिजॉल्व्स इन एसिडिक वाटर, है ना, टू गिव एसिडिक मीडियम में वो घुल करके VO2+ बनाता है। और जबकि V2O5 एल्कली के साथ रिएक्ट करता है एज वेल एज एसिड, और इससे क्या बनाता है, एल्कली के साथ रिएक्ट करके VO4 3- और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके VO4+ का फॉर्मेशन करता है। ये वाला भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट आपको दिया था NCERT में, डायरेक्ट है ये स्टेटमेंट, है ना। तो सीधा कोई मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेस, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड, और बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्फोटेरिक हो सकता है। हालांकि वेनेडियम के केस में क्या होता है, V2O3 पूरी तरह बेसिक और V2O5 पूरी तरह एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेंट भी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बेसिक कैरेक्टर भी होता है। उसी तरह क्रोमियम की बात कीजिए, तो क्रोमियम क्या, +2 स्टेट में बेसिक होगा, यहाँ +3 स्टेट में एम्फोटेरिक होगा, और यहाँ +6 स्टेट में क्या हो जाएगा। तो क्रोमियम का तो ग्रुप नंबर 6 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और बीच में जो रहेगा उस पर क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, ये वाला भी लाइन इस बार नीट में था, ये डायरेक्ट ये लाइन। तो इसका निचोड़ क्या हुआ, ट्रांजिशन मेटल में सीधा हम लोग मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा कोवेलेंट होता जाएगा। दूसरा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेस होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड होगा, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन इन सभी बातों को हम लोग याद रखेंगे। तो हमने ये देखा कि CrO, फिर Cr2O3, फिर क्या हो जाएगा CrO3, तो +6 +3
+2, तो इसमें बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसलिए ये बेसिक हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया और वो एसिडिक हो गया। तो बताइए CrO3 जब पानी में घुलेगा, ये वाटर में घुलेगा तो क्या होता है, वाटर जब भी घुलेगा वाटर में जो भी बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाटर में घुलेगा तो ये बनाएगा H2CrO4 और H2Cr2O7, ये दो बनाएगा। H2CrO4 को क्या कहते हैं, क्रोमिक एसिड, और H2Cr2O7 को डाइक्रोमिक एसिड। दो क्रोमियम आ गया, डाइक्रोमिक या पायरोक्रोमिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, पायरोक्रोमिक एसिड या डाइक्रोमिक एसिड, और इसको क्या कहेंगे, क्रोमिक एसिड। और ये डाइक्रोमिक एसिड या इसको हम लोग कहते हैं पायरोक्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रोमिक एसिड हो गया और ये हो जाएगा डाइक्रोमिक एसिड या पायरोक्रोमिक एसिड, ठीक है, समझ गए इसको। तो लोग ये नेक्स्ट टॉपिक है पोटासियम डाइक्रोमेट। हम लोगों को दो कंपाउंड पढ़ना है, इसके अलावा ऑक्साइड के अलावा दो कंपाउंड, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। ये दोनों का नाम आप लोग पहले सुने होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी पढ़े होंगे। K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, ये दोनों ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब एनालिसिस में हम लोग जो कोई एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल का पता करते हैं, उसमें इन सभी रिएजेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, ये दो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसलिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको बनाना है कैसे, तो इसको बनाते हैं, एक ओर होता है, एक ओर है, उसको हम लोग क्रोमाइट ओर कहते हैं, क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम या उसको क्रोम आयरन कहते हैं। फेरोक्रोम क्योंकि क्रोमियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड दोनों मिला रहता है और इसका कंबाइंड फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इसको आयरन क्रोमाइट कहते हैं या क्रोमाइट ओर कहते हैं। इसके बारे में बहुत आपको ये पता रहना चाहिए। क्रोमाइट ओर, ये जो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में वहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में ये दिया हुआ है क्रोमाइट के बारे में, ठीक है, क्रोमाइट। और ये डायरेक्ट जेई मेन में इसमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है उसमें ये डायरेक्ट वो एग्जाम्पल उठाकर पूछा हुआ है। तो आयरन क्रोमाइट या सिंपली फेरोक्रोम या क्रोम आयरन इसको कहता है। ये एक ओर है, मतलब नेचर में ये एज मिक्सचर, ये मतलब माइंस में, खान में पाए जाते हैं। और इसी क्रोमाइट आयरन, क्रोमाइट ओर से ही पोटासियम डाइक्रोमेट का
निर्माण किया जाता है। जैसे जो भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं जनरली कोशिश क्या करते हैं कि वो सस्ता से सस्ता तरीका से बने, कम से कम खर्च में बने, है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए पोटासियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए सबसे इजी मेथड है कि क्रोमाइट ओर से बनाएंगे, कम खर्च में बन जाएगा और काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है। तो इसको क्रोमाइट ओर से ये सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले आयरन क्रोमाइट यानी क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं और उस सोडियम क्रोमेट को फिर सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बनाने का तरीका क्या है कि पहले क्रोमाइट, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेंगे क्रोमाइट ओर। ये क्रोमाइट ओर से सबसे पहले सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। सोडियम क्रोमेट ये स्टेप है। सोडियम क्रोमेट से फिर सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, है ना, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे और सोडियम डाइक्रोमेट से तब क्या बनाएंगे? पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट। ये इतने स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में क्रोमाइट से क्या बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट। दूसरा स्टेप में सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट। तीसरा स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट से पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये बनाया जाएगा, यही स्टेप है। तो स्टेप 1 हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? क्रोमाइट को कन्वर्ट करना है किस में? सोडियम क्रोमेट में, पहला स्टेप। तो इसके लिए क्या करते हैं? क्रोमाइट ओर को लेते हैं, वो लेकर के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, पीस कर एकदम पाउडर बना देते हैं। ठीक है, ग्राउंड करके उसका, ग्राइंड करके पीस करके उसका पाउडर बना देते हैं और उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं और थोड़ा सा क्विक लाइम, कली चूना CaO मिलाते हैं और सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेस है, सोडियम कार्बोनेट भी बेस है, ये मिलाते हैं। तो क्या होता है सबसे पहले, और इसको एंड देन रोस्टेड, रोस्टेड समझते हैं ना क्या? रोस्टिंग, है ना, एकदम चिकन को लेकर के लेग को एकदम आग के ऊपर ऐसे ऐसे जलाते हैं ना, वो रोस्टिंग, चिकन रोस्ट जो बनता है। ब्रेड का भी होता है जो अलग अलग रोस्ट बनाते हैं, पनीर का भी, मशरूम का भी रोस्ट बनता है। तो एयर में ऐसे हम लोग वो आग में पकाते हैं, लेकिन ओपन एयर में, वहाँ एयर भी है। तो रोस्टिंग का मतलब हमेशा किसी भी सब्सटेंस को एयर के प्रेजेंस में गर्म करना। और एक खास भट्टी होता है, उस भट्टी का, जैसे चूल्हा में हम लोग करते हैं, वो तंदूर कहलाता है, तंदूर चूल्हा। तो उसको, और उसको कहते हैं क्या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, जहाँ रोस्टिंग किया जाता है उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं, परावर्तन भट्टी, रिवर्बरेटरी फर्नेस। उस फर्नेस में लेकर के उसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो एयर है और रोस्टिंग इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। इसलिए ये जो आयरन क्रोमाइट ये है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ ये +3 और ये +2 है। तो देखिए बारी बारी से क्या होगा, पहले फेरस ऑक्साइड है, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और देखिए Cr2O3 जैसा था वैसा ही रह गया।
नहीं अलग हो गया। तो फेरस जो था वो फेरिक में ऑक्सीडाइज हो गया, और क्रोम ये Cr2O3 जो था वो एज इट इज़ रह गया। तो स्टेप बाय स्टेप पहले फेरस फेरिक में, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर सेकेंड में वो जो Cr2O3 है डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, यहाँ एयर तो है ही, अब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से Na2C ये +6 में चला गया, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ और CO2 गैस बना। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो हम लोग पहला स्टेप में क्रोमाइट को ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं, उसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में उससे सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे, कली चूना मिला देंगे CaO, और उसको एयर के प्रेजेंस में ओपन कंटेनर में हम गर्म करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो उससे क्या होता है, आयरन का भी ऑक्सीडेशन होता है और Cr2O3 का भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इस जगह पे कहीं CaO दिख नहीं रहा है। तो फिर क्विक लाइम का इस्तेमाल क्यों? तो क्विक लाइम का इस्तेमाल दो वजह से, यहाँ Na2CrO4 होगा, ये क्विक लाइम दो वजह से यहाँ लेंगे। देखिए, एक तो CaO क्या है, बेस, और CO2 क्या है, एसिड, एसिड बेस। ये CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा, क्विक लाइम बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बर होता है, तो इस रिएक्शन में जो पाउडर है वो पोरस होना चाहिए, वहाँ वाटर नहीं होना चाहिए, इसलिए CaO क्या करता है, अगर वो रहेगा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस रिएक्शन मिक्सचर को एकदम पोरस बनाए रखेगा, ताकि रिएक्शन क्या हो, तेज़ी से हो, फास्ट हो। इसीलिए यहाँ क्विक लाइम मिलाया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट का तो डायरेक्ट रोल ही है, लेकिन क्विक लाइम का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना और ये रिएक्शन मिक्सचर को पोरस बनाए रखना, ताकि रिएक्शन तेज़ी से हो सके, स्मूथली हो सके। आया समझ में? ये पहला स्टेप हुआ जहाँ पर आयरन भी ऑक्सीडाइज हुआ और Cr2O3 भी ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप Na2CrO4 या Na2CrO4 होगा। दूसरा स्टेप में क्या करना था बताइए, पहले क्रोमाइट से क्या बना, सोडियम क्रोमेट बना, और सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना था, CrO4 से सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 ये बनाना था। इसलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट को कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, यहाँ पर इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ Na2Cr2O7 बनेगा, वाटर अलग हो जाएगा, और Na2SO4 ये कम सॉल्युबल होने के वजह से इस मिक्सचर को जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर ये पानी में घुला हुआ रह जाता है और ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है एज Na2SO4 10H2O। क्या कहते हैं इसको, कौन सॉल्ट, ग्लोवर सॉल्ट, ग्लोवर सॉल्ट कहते हैं इसको। Na2SO4 10H2O ये खास तरह का पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम, जो सोडियम क्रोमेट था, देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसको समझिए ठीक से। यहाँ पर पहले क्या होता है, पहले हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज, सोडियम उधर चला गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, क्या बना, Na2SO4 बना, और इधर क्या बन गया फिर, Na2SO4 उधर तो बना, लेकिन इधर तो उधर H2 इधर आ गया ना, तो क्या बनेगा, H2CrO
4 और H2CrO4 का फॉर्मूला क्या होता है? ये H2CrO4, ठीक है। और इसी तरह से दो मॉलिक्यूल लेते हैं H2CrO4, इसको ये समझिए ऐसे लिए और यहाँ OH, और यहाँ क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 वो ज़्यादा परिमाण में होता है, उसके साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है, तो इसको लेके निकल जाएगा वाटर, तो वो H2O बन गया, ठीक है। और बचा क्या है यहाँ पे, H2O के बाद यहाँ क्या बना, अब इसको देख लीजिए, यहाँ क्या बना, HOCrO, फिर यहाँ क्या हो गया, OCrO, O और OH, क्या फॉर्मूला होगा इसका, H2Cr2O7, इसको क्या कहते हैं, अभी बताया था ना, डाइक्रोमिक एसिड बना, और उसी में हम लोग तो वहाँ सोडियम का सॉल्ट लेंगे, तो हाइड्रोजन हटकर वहाँ पर कौन आ जाएगा, सोडियम, तो इसलिए Na2Cr2O7। ऐसा रिएक्शन हम लोग समझने के लिए इस तरह से लेते हैं कि पहले ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ होगा और ये एसिड बना, फिर वाटर हटा और तब डाइक्रोमिक एसिड बना, और डाइक्रोमिक एसिड फिर सोडियम का सॉल्ट वहाँ है ही, वो सोडियम वहाँ पर H को हटाकर सोडियम आ गया, सोडियम डाइक्रोमेट बना, ठीक है। और ये तो वाटर, ये एक्वस सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन के रूप में बना। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन को, इसको तो गर्म करना था, तो बाद में उसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, और काफ़ी ठंडा करेंगे, इसकी तुलना में ये वाटर में कम सॉल्युबल है। इस वजह से क्या है कि ठंडा करेंगे तो ये पहले सॉलिडिफाई होकर अलग हो जाएगा, क्रिस्टल बनकर अलग हो जाएगा। सॉल्यूशन में बच गया कौन, Na2Cr2O7 और वाटर भी कुछ बचा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो जो वाटर है, वाटर वेपर क्या करेगा, निकलता चला जाएगा, और वो निकलता चला जाएगा, और यहाँ फाइनली क्या बनेगा, Na2Cr2O7 और 2H2O का एक ऑरेंज क्रिस्टल बनेगा। क्या बनेगा, ऑरेंज क्रिस्टल बनकर अलग हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किए हैं कभी हम लोग, इसको बनाए हैं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को लैब में बनाया है, तो उसका सॉल्यूशन को धीरे धीरे वाच ग्लास में लेकर या पोर्सलिन कंटेनर लेकर के उसमें गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वाटर निकलता चला जाता है और छोटा छोटा क्रिस्टल बनने लगता है। तो इसको क्या किए, ये पूरा सॉल्यूशन को पहले ठंडा किए, ठंडा करने पर ये कम सॉल्युबल होने के वजह से ये क्रिस्टल बनकर निकल गया, और बाकी ये सॉल्यूशन बचा। अब इसको हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे वाटर वेपर बनकर निकल गया, और इसका क्रिस्टल हम लोग को मिल गया, जो कैसा कलर का क्रिस्टल होता है, ऑरेंज क्रिस्टल्स। तो Na2Cr2O7 बन गया। तो पहला स्टेप में क्या किए, क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट बनाए, और दूसरा स्टेप में सोडियम क्रोमेट से क्या बनाए, सोडियम डाइक्रोमेट, और तीसरा स्टेप में क्या हुआ, सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्शन कराए, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पोटासियम डाइक्रोमेट और 2NaCl अलग हो गया। तो ये एक्सचेंज कैसे हो गया, तो ये बताया जाता है, ये लार्जर एनायन है, लार्जर एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर कैटायन, इसीलिए यहाँ क्या होगा, इसमें कैटायन छोटा, यहाँ कैटायन बड़ा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो कम सॉल्युबल है, और ये कम स्टेबल ज़्यादा सॉल्युबल। इसीलिए क्या होता है कि KCl से रिएक्शन करके ये बनेगा, और इसको फिर ठंडा करेंगे, NaCl पानी में घुला हुआ रह जाएगा, और इसका ऑरेंज क्रिस्टल बनकर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से
तो एक अब आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी +6, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम इस फॉर्म में क्यों बनाएंगे, इस फॉर्म में क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ भी तो, इसको भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। बट द कंसेप्ट इज दैट यहाँ कैटायन जो छोटा है और एनायन बड़ा है, तो इसका परिणाम क्या होता है, जैसे ही ओपन कंटेनर में रखेंगे, ये तो अनस्टेबल है, एक बड़ा एक छोटा, ये क्या करेगा, छोटा आयन धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा, धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करेगा और अपना साइज को बड़ा कर लेगा ताकि बराबर हो सके। लेकिन जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते करते वो वाटर में घुल जाएगा, तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर नहीं पाता है इजीली ओपन, इसमें जब व्हेन एक्सपोज टू एयर, जैसे नमक नहीं होता है बरसात के दिनों में ओपन रखे पसीज जाता है, ये उसी तरह से घुल जाएगा। इसलिए इसको सोडियम डाइक्रोमेट से बेटर रिजल्ट कौन देता है, पोटासियम डाइक्रोमेट, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट प्योर होता ही नहीं है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये पोटासियम डाइक्रोमेट प्योर स्टेट में रहता है। दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट, ये बेटर रिजल्ट देगा। सोडियम डाइक्रोमेट इज़ वाटर एब्जॉर्बर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इस वजह से घुल जाएगा और इसलिए वो स्टेबल नहीं होगा। सो वी कैन नॉट यूज़ इन एनालिटिकल केमिस्ट्री दिस Na2Cr2O7, बट व्हाट वी प्रीफर इज़ K2Cr2O7, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल, इसलिए ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में हो गया, समझ गए। पहला स्टेप में क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट, दूसरा स्टेप में सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, तीसरा स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट से पोटासियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किए। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में तो हम बार बार बोले हैं कि इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज। किस लिए कलर होगा ये भी बताए हैं। Cr2O7 या K2Cr2O7 क्रोमियम +6, डी में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, डी ट्रांजिशन होगा नहीं, फिर भी कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, है ना। चार्ज ट्रांसफ़र में हम बताए थे कि मेटल और जो लिगैंड है, इन दोनों के बीच, ये लिगैंड में क्या, यहाँ पर इस जगह जो हम लोग लेते हैं, लिगैंड के केस में फ्लोरीन नहीं होता है जनरली, ऑक्सीजन कुछ मेटल के केस में नहीं होता है, कुछ मेटल के केस में होता है। O�ble- होगा तब तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है। तो ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कलर्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 669, यानी कि लगभग क्या हम लोग कह सकते हैं 400 के करीब, 400 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबल तो बताए कि ये क्या हो जाएगा, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बताए ही हम कि K2Cr2O7 लार्जर एनायन स्टेबलाइज बाय लार्जर कैटायन, दोनों स्टेबल होगा तो वाटर में सॉल्युबल, कम होगा तो ठंडा पानी में जल्दी नहीं घुलेगा, गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट, हीट करने पर क्या होगा, तो पोटासियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो ये हीट करने पर पोटासियम क्रोमेट, तो ये ऑरेंज कलर का होता है, जबकि K2CR4 इसको पोटासियम क्रोमेट कहते हैं, ये येलो कलर का होता है। ये भी +6 स्टेट में है, ये भी +6, लेकिन ये डाइक्रोमेट ऑरेंज और क्रोमेट
येलो, और यहाँ +3 स्टेट में तो क्रोमियम +3 स्टेट पे हमेशा ग्रीन ही होता है। तो K2Cr2O7 को जब हीट करेंगे वो टूट कर K2CrO4, Cr2O3 और ऑक्सीजन बनाएगा, और इसी ऑक्सीजन के वजह से K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब उसके बाद होता है एक्शन ऑफ एल्कली। एक्शन ऑफ एल्कली में देखिए, ये तो याद रखिएगा, पहले भी बताए हैं K2Cr2O7 एसिड मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है, एल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता है। K2Cr2O7 डज नॉट एग्जिस्ट इन एल्कली में एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए क्यों, K2Cr2O7 बनाएगा क्या, 2K प्लस और Cr2O7 डबल माइनस, 2K प्लस Cr2O7 डबल माइनस, तो यहाँ Cr2O7 डबल माइनस हुआ। एल्कली यानी बेस है, तो देखिए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया, इसलिए OH माइनस तुरंत आकर के यहाँ जुटा, ये बॉन्ड इधर चला गया। तो यहाँ क्या बनाया, देखिए O माइनस CrO, यहाँ पर कौन चला गया, OH, और ये बॉन्ड इधर तो O माइनस Cr, ये हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर तो है ही, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन जब लेंगे तो वाटर, अल्कलाइन सॉल्यूशन लेंगे वाटर है, तो वाटर से H, ये क्या होगा, और ये बेस मीडियम, ऐसे हम लोग लेंगे। बेस मीडियम जो है, ये बेस तो है ही, H को लिया, H को लेकर के H2O बनाकर अलग हो गया, तो क्या बनाया यहाँ O माइनस, ये भी तो वही बना, तो दोनों सेम, इसलिए क्या बन गया 2CrO4 डबल माइनस, ये 2Cr। यानी एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, K2Cr2O7 अपने आप टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CrO4 डबल माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो होता है, मतलब K2Cr2O7, ये मतलब एल्कलाइन मीडियम में ये अपने आप टूटकर क्या हो जाएगा, K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है, K2CrO में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर बेस यानी pH जैसे जैसे बढ़ेगा ये धीरे धीरे उधर जाएगा, और pH जैसे जैसे घटेगा ये इधर आएगा। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, और इसका कलर कैसा होता है, येलो। इसीलिए हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट को जैसे हम लोग वहाँ बेस डालते जाएंगे, धीरे धीरे वो ऑरेंज से येलो की तरफ चलता चला जाएगा, और जैसे जैसे एसिड डालते जाएंगे येलो से वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज की तरफ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिड मीडियम में पीछे जाएगा, बेस मीडियम में आगे जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा इसका एक्शन ऑफ एल्कली। इसके और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।